हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और जिसमें कि हमने 1 या 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैनेजमेंट का, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए हैं और हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं सो गो वॉच देम, आपको आई बटन पर क्लिक करके लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद जंप टू दिस वन। तो आज के वीडियो में जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, इम्पॉर्टेंस के लिए कुछ ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट्स को, या ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा ना, उसी से ही आपको इम्पॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हमने पढ़ा कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये परवेजिव होता है, तो उसी से ही आपके इम्पॉर्टेंस बन जाएगी। और सिमिलरली जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, तीन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, उन्हीं से ही आपके इम्पॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट्स एक एक करके सुनते जाओ जिससे दिमाग में फिट हो जाए। कॉपी पेन खोल के बैठना, पॉइंट्स साथ में लिखते भी रहना, तभी दिमाग में फिट होगा। ऐसा नहीं है वीडियो देख के सिर्फ बंद कर दिया और फिर दिमाग में रह जाए, नहीं, आपको साथ साथ पॉइंट्स भी लिखने हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस स्टडीज़ ही ऐसा है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं थियोरेटिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, तो सब में ऑलमोस्ट सेम से पॉइंट्स होते हैं। तो कितने पॉइंट्स याद रखोगे, इसीलिए कॉपी पेन लेकर के बैठो, साथ साथ नोट डाउन करते चलो। राइट, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। देखो, सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है ना, इनको हम रीड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आता है या फिर किस किस चीज़ में हेल्प करता है मैनेजमेंट, वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करने में, उनको अचीव करने में। और ये तो हमने पढ़ा ही है ना, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये तो सिंपल पॉइंट है। सेकेंड आता है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। ये भी हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, वो उसमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और काम और नोन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में काम आता है मैनेजमेंट। फिर आता है इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है, और इक्विलिब्रियम किसके बीच में इस्टेब्लिश करता है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आप कुछ काम बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ और मैनेज करके करोगे तो आपका कॉस्ट कम लगने वाला है, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका पैसा, सब कुछ कम लगेगा और रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। राइट, फिर आता है नेशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज कॉर्डियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला है, देखो आपका फर्स्ट नंबर पे है, एक एक करके लिखते हैं, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि गोल्स को अचीव करने में। तो मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा ही प्रोसेस है जो हमको हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। उसका एम ही ये होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें अच्छे से। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर। तो मैनेजर का काम होता है, वो क्या करेगा, जितने भी आपकी कंपनी में इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं, उन सारे ही एफर्ट्स को क्या करके कंबाइन करता है, कौन, मैनेजर। और जब ये सारे एफर्ट्स कंबाइन होते हैं, वो एफर्ट्स क्या करते हैं, कंबाइन होकर हेल्प किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो अभी हमारी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ग्रो करने में और उसको गोल को अचीव करने में। तो अल्टीमेटली ऐसे हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का काम ये होता है टू वॉच आउट पीपल, टू ऑब्जर्व पीपल, टू डायरेक्ट देम, कि जिससे कि वो सारे पॉजिटिव वे में एफर्ट्स लगाएं और उन सबके एफर्ट्स को कंबाइन करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो है, उसका गोल अचीव कर लें। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो कंपनी का गोल अचीव होगा। तो ये होता है पहला इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का। सेकंड आपका क्या था, सेकंड आपका पॉइंट था कि एफिशिएंट, हाँ ठीक है, एफिशिएंट
यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना। ये हम ऑलरेडी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, ठीक है, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो। तो रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली यूज़ करना है, जिससे कि क्या हो, हमारा कॉस्ट में रिडक्शन हो, रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन टाइम, ठीक है, रिडक्शन इन एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें कम कम लगें, काम, अब वो जो हमारा कॉस्ट है, टाइम है, एफर्ट्स कम कम लगें। और इसके साथ हमारा क्या हो, मोर बेनिफिट हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिले। इस तरीके से काम को करना क्या होता है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इस चीज़ में हेल्प करता है। अगर आप कोई चीज़ प्लान नहीं करोगे, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ साथ हो सकता है आपके कॉस्ट ज़्यादा लगे, आपको फ़ायदा उतना ना मिले जितना मिलना चाहिए था। तो सारी चीज़ों को प्लान करना अकॉर्डिंगली, वो किस में आता है, मैनेजमेंट में। और इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है इन एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट। फिर उसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट था कि वो किस में हेल्प करता है, इन इस्टेब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डीजे बजा के रखती है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, पीसफुल हो और नोन हो अपने काम के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कोऑर्डिनेशन, अपने मैनेजमेंट के लिए। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अगर देखो तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई देती हैं, और साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में ना आएँ, पीसफुल रहें, अपने काम के लिए डेडिकेटेड हों, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, जो उनका गोल है वो उसी पर ध्यान दे, इधर उधर नहीं, दूसरों की कंपनीज़ को नीचे गिराने में नहीं, अपनी कंपनी को ग्रो करने में ध्यान दे, वो कहलाती है साउंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे ही काम आप मैनेजमेंट के थ्रू ही कर सकते हो, विदाउट मैनेजमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, इन क्रिएटिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं या फिर बराबर होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, बैलेंस्ड कह सकते हो आप, नॉट स्टेबल, बैलेंस्ड होती हैं। अब बैलेंस किस किसके बीच में वो करना है, स्टैब्लिश करना है। बैलेंस हमको स्टैब्लिश करना है कि जितने इंडिविजुअल्स एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उतना ही हमको प्रॉफिट या बेनिफिट मिले, उतना ही फ़ायदा मिले, ठीक है। जितना आपका कॉस्ट लग रहा है उतना ही आपका रेवेन्यू जनरेट हो, मतलब उससे ज़्यादा, उसके प्रपोर्शन में, मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उससे दुगना या उससे ज़्यादा ही फ़ायदा मिलना चाहिए। जितना आपका मेहनत लग रही है उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन सब के बीच में इस्टेब्लिश करना है इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना लोग काम कर रहे हैं उतना उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, उनका नाम बढ़ना चाहिए, उन्हें पता चलना, लोग उनको जाने कि अच्छा ये इस कंपनी में काम करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं। इस सब के बीच में हमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने में मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। अगर हम इन सब चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, थ्रू मैनेजमेंट ओनली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि रिड्यूसेस कॉस्ट, ये हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने इस वाले पॉइंट में पढ़ा था। देखो यहाँ पे एफिशिएंट और इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट का मतलब ये होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, टाइम को रिड्यूस करना। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि नेशंस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेशंस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि नेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करता है। अब देखो ऑब्वियसली जब कोई भी कंपनी है, मान लो ये, ठीक है, ये सारे काम मैनेजमेंट के साथ करेगी, एकदम मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगी, तो इससे क्या होगा, इस कंपनी की ग्रोथ होगी। और जब इस कंपनी की ग्रोथ होगी, इसी के साथ इसके जैसी हज़ारों और लाखों कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रो करेंगी ऑब्वियसली। और जब ये सब एक साथ में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और हमारी कंट्री भी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। वो क्या करेगी, प्रॉस्पर करेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये हेल्प करता है किसमें, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही मैनेज्ड तरीके से अपना काम करें, अपने गोल्स को अचीव करेंगी,
तो क्या होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उसका फ़ायदा अच्छा होगा। और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज से वो भी अच्छे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक कंपनी ऐसा नहीं है, अब जैसे आप किसी का भी सुन लो, रिलायंस ग्रुप का नाम सुन लो, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, वो बाहर भी है उसकी अलग अलग ब्रांचेस। तो जब बाहर भी अच्छे से वो मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो एक नाम होता है ना कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे आप इस एक स्कूल के बच्चे हो, अब कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स, तो आप मान लो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे स्कूल में जाते हो, आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपका नाम होता है, आपके स्कूल का नाम होगा। सिमिलरली उसी तरह किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंट्री का नाम, ये सब मैनेजमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैनेज्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तो इट्स ऑल ओके, ठीक है, मतलब गुड टू गो, ठीक है। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं ऑफ कोर्स। लास्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, ओके, कॉर्डियल रिलेशंस। नेक्स्ट है पॉइंट कॉर्डियल रिलेशंस। कॉर्डियल रिलेशंस मतलब किसके बीच में, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में क्या है, कॉर्डियल रिलेशंस इस्टेब्लिश करना। क्योंकि अगर लोग मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रॉपर तरीका ही नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो क्या होगा, उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं सेटल हो पाएंगे, और साथ ही साथ उनके बीच में थोड़े इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। जब आप सब लोग एक साथ काम करते हो तो अच्छे से करते हो, क्विकली होता है, कम टाइम में, कम कॉस्ट में, और अच्छे से आप लोगों के बीच में भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, राइट। अगर हम लोग अच्छे से काम करते हैं साथ में मिलजुल के, तो वही है कि कॉर्डियल रिलेशंस मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाते हैं। अब इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो हम अभी, एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो मैं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हो गए। अब एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे कि ये क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, जो टर्म है डायनेमिक, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ चेंजेबल, दैट कैन चेंज इटसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कैसे एडजस्ट कर लेना, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट के थ्रू एडजस्ट कर लेना, उसमें अडॉप्ट कर लेना अपने आप को। तो अगर इन्वायरमेंट में या आपके मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को अकोमोडेट कर ले, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर ले। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की और वैरायटीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, पर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को डायनेमिक बना सकते हो। आप बाकी जो वैरायटी जिसकी डिमांड बढ़ रही है, अब भी उस तरह के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अरेंज करो, मैनेज करो, प्लान करो, यही सारी तो चीज़ें मैनेजमेंट में होती हैं। तो ये मैनेजमेंट हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ इन अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेसफुल हो पाता है आज के मार्केट में। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे टिके तो एक पे टिको, कोई भी कंपनी देख लो, उसके n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग लॉन्चेस करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, इसकी कम हो सकती है, ये लोगों को पसंद नहीं आया, ये लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो उसका और प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं टू क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, थ्रू मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी रब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक और पॉइंट आता है आपका, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं उसे पता होगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो वैसे जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, ये ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, पर अलग से भी समझ लो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में अचीव करता है मैनेजमेंट,
ठीक है, ये उसका इम्पॉर्टेंस है। कैसे, मान लो अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ को क्या है, ज़रूरत है कि वो और चीज़ें सीखें और स्किल्स सीखें। मान लो आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कोई नई आप वैरायटी ला रहे हो, कोई नई ब्रांचेस खोल रहे हो अपनी, तो उनको और स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, राइट। तो वो आप उनको नई स्किल्स, नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उन पर काम करोगे। जब हम एम्प्लॉयज़ पर काम करते हैं, दैट इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ आप कैसे कर सकते हो, थ्रू मैनेजमेंट। आप मैनेज करो, प्लान करो कि इतने एम्प्लॉयज़ को आपको ये स्किल सिखानी है, ये इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, इनको ये काम आता है, तो हम इनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे, इनको ग्रो करेंगे। और जब एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ग्रोथ का ही वो होता है कि यार हम ही ग्रो करें, नहीं। जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने पर काम करेंगे, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगे, उनको वो मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करके देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, फिर उनकी भी इनकम बढ़ेगी, वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करेगी। और ये काइंड ऑफ एक साइकिल चलता रहता है कि एम्प्लॉयज़ ग्रो करें, फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, फिर एम्प्लॉयज़ और ग्रो करें, ऐसे ऐसे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे पॉसिबल है, थ्रू मैनेजमेंट। और इसके बाद एक लास्ट आपका पॉइंट आता है कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यानी कि एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है। जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी की सोसाइटी का भला करना, ठीक है। सोसाइटी का भला कैसे कर सकते हो आप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो लोगों को, और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस पर दे रहे हो। मतलब वही जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े थे, उन्हें इसमें भर दो इस पॉइंट में कि किस किस तरीके से आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। सोसाइटी के लिए अलग अलग कैंपेन्स लगाओ, और मतलब बहुत सारे वो होते हैं ना ऑफर्स वगैरह, ये सब प्रोवाइड करो जिससे कि वो चीप रेट पे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान ले सकें। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हो, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, एक बार और हम रीड कर लेते हैं जल्दी से। गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने में रिसोर्सेज को, और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में रिसोर्सेज को। और साउंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से याद रख सकते हो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ग्रोथ, जो नेशन की ग्रोथ है और प्रॉस्पेरिटी है, उसमें हेल्प करता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उनमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपका ख़त्म होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम कुछ केस स्टडीज़ करने वाले हैं। केस स्टडीज़ आपके बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। आपको उसमें क्या करना होता है वो मैं एक एक करके बताती जाऊँगी। देखो, सबसे पहले केस स्टडी ये है, ये हम करने वाले हैं सारे टॉपिक से। अभी तक हम पहले ऐसा करते हैं, एक बार टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं, हमने शुरू से जो पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो कि मैनेजमेंट क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस, हमने 3 शब्द पढ़े थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस, परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इंटेंजिबल और मल्टी डायमेंशनल में 3 और पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब इसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। और फिर अभी हमने क्या पढ़ा है, फाइनली इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंस ये हो गई। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं ये कुछ केस स्टडीज़। एक एक करके हम समझते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, एक एक करके रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि XYZ क्या है, ये एक XYZ लिमिटेड है, इज़ रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ये क्या कर रही है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेन है इसकी, ठीक है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की। द बिजनेस वॉज फ्लरिशिंग बट ओवर लास्ट 2 years दे ऑब्जर्व दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वॉज डिक्लाइनिंग। इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट क्या है, डिक्लाइन हो रहा था कुछ सालों से। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट्स। मतलब कि पहले इनका काम अच्छा चल रहा था, पर कुछ 2 सालों से इनका रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अलावा और मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एंटर कर गए हैं मार्केट में, तो उन
तक ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कस्टमर्स, उन पे ज़्यादा जा रहे हैं, इन पे कम आ रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रॉफिट और रेवेन्यू इनका कम हो रहा है। अब क्या होता है, सो द मैनेजमेंट प्लान्ड टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू। तो मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया, टू ऐड न्यू आइटम्स इन द मेन्यू, ठीक है, नए आइटम्स को ऐड करना। फॉर दैट दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड। किसके लिए, फॉर ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजा और साथ ही साथ कुछ अच्छी मशीन्स इंपोर्ट करी, जिससे कि वो अपने जो भी खाना बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। फिर उन्होंने क्या किया, द कंपनी मेक्स श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व्ड टू देयर कस्टमर्स। मतलब उनको सिर्फ फ्रेश फूड ही मिले, बासा भूसा गंदा खाना नहीं चाहिए और अच्छी चीप क्वालिटी का खाना नहीं देना है। सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाय स्लम एरिया। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बचा हुआ खाना स्लम में एरिया में दे देते हैं, मतलब गरीब लोगों को, जिससे कि खाना भी वेस्ट नहीं हो और लोगों को बासी खाना भी ना मिले और लोगों की हेल्प भी हो जाए। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन the supervisors take special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं कि ये सारी चीज़ें करी किसी भी कंपनी ने। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि कोई भी कंपनी जो है ये अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, इसके थ्रू कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है। अब यहाँ पर हम एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइंस को हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसमें शो हो रहे हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा, द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट एंट्री ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ पे अब मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट प्लान्ड टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू। यानी कि उन्होंने क्या किया, नई वैरायटी का खाना ऐड करने का सोचा। अब जब उन्होंने नई वैरायटी ऐड करी, ठीक है, नई वैरायटी ऐड की, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसमें फुलफिल हो रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। फिर दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दे सेंट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। यानी कि एम्प्लॉयज़ पर काम किया, एम्प्लॉयज़ के लिए काम किया। यानी कि यहाँ पे कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कहते हैं एम्प्लॉयज़ पर काम करना। इसी तरह यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट, द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व्ड टू देयर कस्टमर्स, सो दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाय स्लम एरिया। यानी कि उन्होंने एक और काम किया, सोसाइटी के लिए भला किया, सोसाइटी को एक तो अच्छा खाना देना है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट, साथ ही साथ उनकी हेल्प करना। तो अब इससे कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस वाली लाइन से। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे एक और लास्ट है कि सुपरवाइजर्स ने ये भी ध्यान रखा कि यहाँ पर मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। अगेन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन के मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगेन ये सोशल, यानी कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। ये हैं आपके तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो इन लाइंस में फुलफिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी होती हैं, ये सारे काम करने होते हैं। अच्छे से रीड करो, रिकॉल करो, आपको दिया हुआ होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स बताओ कि किस लाइन से कौन सा ऑब्जेक्टिव शो हो रहा है किस मैनेजमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस पर। इसी तरह एक और है, देखो, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन XYZ लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 15,000 लैपटॉप्स। कोई एक कंपनी है जिसको क्या हुआ, 15,000 लैपटॉप्स का ऑर्डर आया, ठीक है, ये हो गया। अब जब 15,000 लैपटॉप्स का ऑर्डर आया, वो डिलीवर होना था 12 दिनों में, 12 डेज़ में, ठीक है, 12 दिनों में जब वो डिलीवर होना था, तो अब क्या हुआ, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड अवॉइड। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया तो मतलब आप अगर नहीं सबमिट कर पाए टाइम पे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से छिन जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन। यानी कि उसने आउटसोर्स किया, रिसोर्सेज इकट्ठे किए, रॉ मटेरियल सब कुछ, सो दैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। जिससे कि क्या हुआ, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो गया। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 34%। अब देखो, काम यहाँ पर टाइम पे तो हो गया,
पर यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई बाय 34%। तो अब आपको बताना है, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया। तो हमने पढ़ा है इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइम पे काम करना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर उसने 12 दिनों में अपना 15,000 लैपटॉप्स दे दिए तो उसने इफ़ेक्टिवली काम तो किया, ठीक है। और पर अगर उसने कॉस्ट को बढ़ा दिया, अगर कॉस्ट अगर कम लग रही होती, रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करके ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, तो वो एफिशिएंट काम भी था। पर उसने एफिशिएंटली काम नहीं किया, उसने क्या किया, सिर्फ इफ़ेक्टिवली काम किया। तो एफिशिएंटली काम उसने नहीं किया, इफ़ेक्टिवली काम किया है, बस ये आपको पूछा था, इतनी सी बात बता रही थी। इस तरीके से हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक, और अगर सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आई हो तो जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और साथ ही साथ हम आए दिन, मतलब जब जब लेक्चर होगा, हम कुछ ना कुछ केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल होते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।